कार्यक्रम के आयोजक, राष्ट्रीय गोधन महासंघ के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उपस्थित संतवृंद, मंच पर आसीन गणमान्य अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही गोभक्त भाइयों और बहनों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उन अमर शहीदों के श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ राष्ट्रीय गोधन महासंघ का और विशेष तौर पे संत ज्ञानानंद जी का, जिन्होंने पुराने 7-8 वर्षों से हर 7 नवंबर को हमें उस क्रूरता की याद दिलाते हुए एक नया संकल्प लेने की प्रेरणा दी है। बहुत पुण्याई का संकल्प लेने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 3 दिन पहले आरती मेहरा जी ने एक कार्यक्रम में मुझे कहा कि आपको निमंत्रण गया है, राष्ट्रीय गोधन महासंघ के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है मावलंकर हॉल में। मेरी इच्छा है कि आपकी कितनी भी व्यस्तता हो, आप उसमें थोड़ी देर के लिए अवश्य पहुंचें। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ज़रूर आऊंगी, लेकिन उस कार्यक्रम से घर लौटते ही मैं बरसों पीछे अपने बचपन में पहुंच गई। मेरे बाने को देखकर, शक्ल को देखकर आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत शहरी परिवेश में पली बड़ी हूँ, लेकिन सत्य यह है कि मेरा जन्म और मेरा लालन पालन तो हरियाणा के एक बहुत जाने माने शहर अम्बाला छावनी में हुआ। लेकिन स्वामी जी हमारा घर का रहन सहन और खान पान शुद्ध देहाती था। मेरे पिता संस्कृत और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे और वो प्रारंभ से ही हम लोगों को ये शिक्षा देते थे कि जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती वो घर संस्कृति विहीन होता है। और इसीलिए शहर में रहते हुए भी उन्होंने अपने घर के बराबर एक और मकान लेकर केवल नोहरा बनवा दिया था, जहां 2 या 3 गायें हर समय रहती थीं और एक चक्र चलता था कि अगर एक ग्यावन होती थी तो 2 दूध जरूर देती थी। आपको हैरानी हो शायद ये सुनकर कि मैंने अपने हाथ से गाय की सानी की हुई है, अपने हाथ से कुट्टी काटी हुई है, अपने हाथ से गोबर थापा हुआ है। जिस समय गोधूली का समय होता था और गऊएं घर लौटती थीं तो माँ कहती थी कि बड़ी बाल्टी पानी की भर के सब गऊओं के लिए रख दो। बाहर घास मिलती है लेकिन पानी नहीं मिलता, थकी हारी आएंगी तो सबसे पहले पानी पिएंगी। तो मैं बाल्टी के पास बैठ जाती थी कि देखूं माँ की बात कितनी सच्ची है, और मेरे देखते देखते वो सारी बाल्टी खत्म कर जाती थी। तो मुझे लगता था कि माँ कितनी संवेदनशील है, जब हम घर में आते हैं तो हमें गिलास पानी का देती है लेकिन गऊ के लिए भी बाल्टी भरवा कर रखती है। जब उन्होंने मुझे पहली बार सानी करनी सिखाई तो कहा, बेटा खुरली को पहले पूरी तरह साफ करो, पुराना चारा इसमें नहीं रहना चाहिए। घर में तूड़ी का भंडार था, तूड़ी में चने के दाने मिला के पानी छिटक छिटक के इसकी सानी करो, दोनों हाथ से मिला के। जैसे घर में खाना बनता है, प्यार से और आग्रह से खिलाया जाए तो अच्छा लगता है, इसी तरह गौ माता की सानी भी उतने ही प्यार और आग्रह से करो। मुझे याद है जिस समय गाय प्रसूता होती थी तो अपने हाथ से मैंने उसको तेल और गुड़ की नाल पिलाई है। सर्दी होती थी तो हम गाय के लिए झूल सिलते थे उसकी कमर पे डालने के लिए, और नीचे का फर्श गर्म करने के लिए पुराली की ऊंची ऊंची तह लगाते थे। तीनों गायों का नाम था गोदावरी, गंगा और नर्मदा। गोदावरी सबसे पुरानी थी, 11 बछड़े बछिया उन्होंने हमारे घर में दिए, और ये गंगा और नर्मदा उन्हीं की बछिया की बनी हुई गऊएं थी। मैं आज आपको एक बात कहना चाहूंगी और सांझ करना चाहूंगी आपसे
कि मुझे स्वयं को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में बछिया की गर्दन नहीं खुजाई तो वो बहुत बड़े सुख से वंचित है। मैंने चंद मिनटों के अंदर गाय की आंख में 3 दृश्य, 3 भाव उभरते देखे हैं। आते जाते जब मैं उसकी गर्दन खुजाती थी तो उसे आदत हो गई थी कि जब मैं पास से गुजरती तो एक करुणा भरे भाव से वो अपनी गर्दन स्वयं ऊंची कर लेती कि गर्दन खुजा के जाएगी। तब भाव में आंख में करुणा होती थी, और जब गर्दन खुजलाती थी तो सुख के कारण वो आंख बंद कर लेती थी, उसमें एक आनंद का भाव होता था। और जब वहाँ से चलती थी तो लगता था पूरी आंखें जैसे आशीर्वाद के भाव से भरी हुई हैं और वो आनंदित होकर के आशीष देती थी। कई बार दिल्ली में आकर सोचती हूँ सुख से वंचित हो गई। फरीदाबाद के हमारे पूर्व सांसद हैं रामचंद्र बेंदा जी, एक दिन उनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा दिल्ली में बाकी सब तो मिल गया लेकिन बछिया की गर्दन नहीं खुजा पाती हूँ। तो उन्होंने कहा आपने क्या बात कह दी बहन जी, मैं कल ही बछिया दे जाऊंगा आपको, आप 2 साल तक उसको रखिए। मैंने कहा यहाँ रह नहीं सकती, हम लोग गाय रख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा आप 2 साल तक रखिए, जब ज्ञापन होगी तो ले जाऊंगा, दूसरी दे जाऊंगा। तो मैंने कहा बेंदा जी उस 2 साल में इतना मोह पड़ जाएगा मुझे उससे कि फिर मैं आपको वापस नहीं दे सकूंगी और उसके बाद मैं गाय रख नहीं सकती, इसलिए इस मोह को पालना नहीं चाहती। ये बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूं कि गाय हमारी संस्कृति की धुरी रही है। अभी आरती जी ने मुझे कृष्ण उपासिका कहा, कृष्ण ने गाय को ऐसे ही नहीं अपनाया था। वो जानते थे कि संस्कृति की धुरी इसलिए बना रहा हूं कि वो हमारी अर्थव्यवस्था की भी धुरी है, और इसीलिए बांसुरी बजाकर उसे मदमस्त करते थे। अपने साथ उसकी तस्वीर हर समय आपको दिखाई देगी कृष्ण के साथ, और इसीलिए उनका एक नाम गोपाल भी है। अर्थव्यवस्था की धुरी मैंने क्यों कहा? शायद पूरी सृष्टि में एकमात्र प्राणी है गाय जो जिंदा रह करके भी और मरकर भी अपनी एक एक अंग का उपयोग मानव मात्र के लिए करवाती है, जो दूध, दही, घी और मक्खन के रूप में हमें अमृत देती है, जो मूत्र के रूप में हमें औषधि प्रदान करती है। मैंने कहा कि हमारा घर आयुर्वेदिक घर था, पिता राजवैद्य की उपाधि से विभूषित थे, सब दवाइयां घर में बनती थीं। 20 दवाइयां केवल गोमूत्र में घुटती थी, जब खरल की जाती है तो गोमूत्र में घुटती थी, जिसका मल, गोबर हमारे घर आंगन लीपने का साधन ही नहीं है। अगर पूजा भी करनी हो तो कहते पहले गोबर से जगह साफ करके उसको पवित्र कर लो, वो पवित्रता प्रदान करता है। वो गोबर हमारे लिए ईंधन का काम करता है, वो गोबर हमारे लिए जैविक खाद का काम करता है। और अब तो आधुनिकीकरण के जमाने में वो गोबर गैस के चूल्हे ला करके हमारे यहां रसोई गैस की भी आपूर्ति करता है। गोबर को काउडंग कहने वाले हमारी संस्कृति को नहीं समझ सकते हैं, और यही हमारा दुर्भाग्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इसको समझते थे, उनकी एक कविता है, वैसे उनकी 51 कविताएं एक पुस्तक में संकलित करी हुई हैं। लोगों को ज़्यादातर उनकी वीर रस की कविताएं पसंद आती हैं, लेकिन उनकी एक बहुत भावोन्मुख कविता है, आओ मन की गांठें खोलें। उनकी उन 51 कविताओं में सबसे ज़्यादा कविता ये पसंद है मुझे, आओ मन की गांठें खोलें। उसमें अलग अलग बिंब हैं, तो एक बिंब घर का है, और वो बिंब है यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर छांदे पर, गोबर से लीपा आंगन है, तुलसी का चौरा घंटी स्वर, माँ के मुंह से रामायण के दोहे चौपाई रस घोलें, आओ मन की गांठें खोलें। ये वो शासक था जो गोबर से लीपे हुए आंगन की कल्पना कर सकता था, उसमें सुख की अनुभूति कर सकता था। लेकिन अगर शासकों ने कभी गोबर के महत्व को समझा नहीं, गोबर से घर आंगन लीपा नहीं, तो वो कैसे
गोबर और गाय की बात करेंगे। उनके लिए गाय एक जानवर है, हमारे लिए गाय एक माता है, जिसकी गोपाष्टमी के दिन हम पूजा करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की भी धुरी है और हमारी संस्कृति की भी धुरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने शासकों पर यह जिम्मेदारी डाली है। हमारे यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित किया गया है काउ प्रोटेक्शन के लिए, गोवंश की रक्षा के लिए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का महत्व मौलिक अधिकारों से कम नहीं है।